हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्राइम एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स और साथ के साथ हम पढ़ेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग्स एक्सियोम्स। ठीक है, अब ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन जब हम उस टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले हम कंप्लीट करते हैं प्राइम एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। नॉर्मलाइजेशन के वीडियोस में आपने कई बार ये सुना होगा कि ये प्राइम एट्रीब्यूट है, ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, या फिर फंक्शनल डिपेंडेंसी में तो हमने देखा ही है एक्स टेंड्स टू वाई, जहाँ पे एक्स जो है वो या तो सुपर की होना चाहिए या फिर वाई जो है प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये प्राइम और नॉन प्राइम क्या होता है हम वो समझ लेते हैं। देखिए, इसको सिंपल से आसानी से समझते हैं। वो एट्रीब्यूट जो कि यूनिक हो सकता है। ठीक है, सपोज जैसे आपने एक स्टूडेंट की टेबल बनाई, ठीक है, उसके अंदर आपने उसको एक स्टूडेंट आईडी दिया, तो आईडी हर एक के लिए यूनिक होगा। तो ये जो एट्रीब्यूट है, ठीक है, ये प्राइम एट्रीब्यूट है, यानी ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू यूनिक हो और जो कि कैंडिडेट की बन सकता हो, ताकि बाद में उसे प्राइमरी की बनाया जा सके। ठीक है, तो उसे ही प्राइम एट्रीब्यूट बोला जाता है। ठीक है, प्राइम एट्रीब्यूट जो होते हैं यही कैंडिडेट की बनते हैं और इन कैंडिडेट कीज में से ही किसी एक एट्रीब्यूट को जो है प्राइमरी की बनाते हैं। और अगर हम चाहें तो एक से ज़्यादा जो है कैंडिडेट की इस्तेमाल करके हम सुपर की भी बना सकते हैं। तो इन शॉर्ट, प्राइम एट्रीब्यूट का मतलब जिसकी वैल्यू यूनिक हो और जो कि कैंडिडेट की बन सकता हो, ये होता है प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है, फिर आता है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो इसके अलावा, ऐसे एट्रीब्यूट के अलावा टेबल में बचे हुए बाकी जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होते हैं, इनकी वैल्यूज यूनिक नहीं होगी। ठीक है, और या फिर हम चाहें तो ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी भी रिलेशन या टेबल में ऐसे एट्रीब्यूट जो कि कैंडिडेट की का पार्ट नहीं बन सकते, जिनके अंदर यूनिक वैल्यूज नहीं होती हैं, ठीक है, या जिनके अंदर रिपीटेड वैल्यूज आ सकती है, उन्हें नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कहा जाता है। ठीक है, जैसे एक टेबल हम देख लेते हैं, सामने टेबल बनी हुई है, इसमें 4 कॉलम है, SID, SNAME, मोबाइल नंबर और क्लास। इसमें से अगर हम देखें तो स्टूडेंट ID वाला जो कॉलम है और मोबाइल नंबर वाला जो कॉलम है, ठीक है, ये दोनों प्राइम एट्रीब्यूट है, क्योंकि ये दोनों कैंडिडेट की बन सकते हैं। ठीक है, कैसे? SID हम देते हैं जो कि सिस्टम जनरेटेड होती है, वो यूनिक होती है, ये कभी भी रिपीट नहीं होगी, भले एक ही नाम के 2 या 10 स्टूडेंट क्यों ना हो, हर एक का स्टूडेंट ID अलग होगा, इसलिए ये प्राइम एट्रीब्यूट है। साथ के साथ अगर हम बात करें मोबाइल नंबर की, तो ये बहुत ही क्लियर चीज़ है, हर एक यूज़र का, हर एक पर्सन का मोबाइल नंबर बिल्कुल सेपरेट होता है दूसरे से। ठीक है, ये हो सकता है कि पहले कोई एक पर्सन, सपोज जैसे पहले मैं कोई मोबाइल नंबर यूज़ करता था, बाद में मैंने उसे बंद कर दिया, वो किसी और को अलॉट हो गया। ठीक है, लेकिन ऐसा होने के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं, इसीलिए मोबाइल नंबर को भी हम जो है प्राइम एट्रीब्यूट मान सकते हैं। तो इस टेबल में SID और मोबाइल नंबर प्राइम एट्रीब्यूट है, जबकि SNAME और क्लास ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है, क्योंकि स्टूडेंट नेम में हो सकता है कहीं 2 स्टूडेंट्स के नाम एक जैसे निकल जाएं, और क्लासेस तो ऑब्वियस ही बात है, स्टूडेंट्स की क्लास रिपीट होगी ही होगी। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आर्मस्ट्रॉन्ग्स एक्सियोम्स। ठीक है, अब एक्सियोम्स क्या होता है पहले मैं आपको वो बताता हूँ। एक्सियोम का मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए कि कोई एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो। ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी एक स्टेटमेंट अगर उसको जस्टिफाई कर सकता हो, तो अगर वो स्टेटमेंट यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसे हम एक्सियोम्स बोल सकते हैं। जैसे कि अगर हम बोलें दैट सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज जो है वो पूर्व में उगता है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे आप एक्सियोम्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक्सियोम टर्म का मतलब हो गया कोई एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि किसी एक कंडीशन के लिए हमेशा ट्रू साबित हो। मोस्ट ऑफ जो है ये मैथ्स के अंदर काम में आता है। मैथ्स के अंदर ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। तो यहाँ पे ये वैल्यू हम जानते हैं कि हम इसको प्रूव कर सकते हैं और आउटपुट हमेशा यही निकलेगा, LHS और RHS इक्वल निकलेंगे। ठीक है, तो ये एक एक्सियोम्स हो गया। तो उसी तरह से विलियम W. आर्मस्ट्रॉन्ग, इन्होंने कुछ रूल्स दिए थे ताकि हम फंक्शनल डिपेंडेंसीज के सेट का क्लोजर फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, अभी फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होती है, इसके सेट का क्लोजर क्या होता है और सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होती है, सबके लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देखिएगा, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो इन शॉर्ट, मिस्टर विलियम W. आर्मस्ट्रॉन्ग ने कुछ रूल्स दिए जिनकी मदद से हम किसी भी रिलेशन या टेबल में सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी जो हमें दे रखी होती है उसका क्लोजर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेनली रूल्स जो है ये 3 है। पहला है आपका एक्सियोम ऑफ रिफ्लेक्सिविटी, दूसरा है आपका एक्सियोम ऑफ ऑगमेंटेशन एंड थर्ड है आपका एक्सियोम ऑफ ट्रांजिटिविटी। अब ये क्या होते हैं हम इनको एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले आते हैं हम एक्सियोम ऑफ रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है, अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा x और y क्या मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ। ठीक है, इस टेबल में सपोज जैसे ये 4 एट्रीब्यूट्स के नाम लिखे हुए हैं चारों कॉलम के, इनको मैं x, y, z, ठीक है, ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम ये मान के चलेंगे SID x है, SNAME y है, मोबाइल नंबर z है, क्लास जो है वो w है। इस तरह से 4 अलग अलग मैंने एट्रीब्यूट ले लिए।
ठीक है। इन कॉलम्स को या इन एट्रीब्यूट्स को मैंने एक्स वाई जेड डब्ल्यू जो है नंबर नाम दे दिया। ये खाली एक सिंबॉलिक है, ठीक है। एग्जैक्ट आप यूँ नहीं कि भाई इसी टेबल के अकॉर्डिंग ही समझे, बस यूँ समझ लीजिए एक्स वाई जेड होते क्या है। कॉलम्स के नामों को देने के बजाय मैंने आप उनको एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो अब हमें क्या दे रखा है कि ये जो सिंबल है ये है आपके सबसेट का, यानी कि y जो है, अगर y जो हमें दिया हुआ है वो x का सबसेट है, इसका मतलब जो y की वैल्यू कहाँ होगी, x में होगी। देखिए वो सिंपल सा है। क्या होता है कि इसमें इनके कहने का मतलब ये है कि y जो है वो x का सबसेट है, यानी y की जितनी भी वैल्यूज़ है वो x में से ली गई है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ ना कि y खुद भी पूरा x के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहा है, यानी y किसको बिलोंग करता है, x को। तो y की आइडेंटिफिकेशन किससे होगी, x से। अगर x हट गया तो y भी हट जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ दी गई है कि y अगर x का सबसेट हो तो x टेंड्स टू y, यानी y अपने रिकॉग्निशन के लिए x पे डिपेंड करेगा। ये कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है। ये यहाँ पे इसके अंदर रिफ्लेक्सिविटी के अंदर बता रखा है, और ये हम सब भी जानते हैं, बहुत ही सिंपल रूल है, ठीक है, ठीक है। अब अगला स्टेप हम नेक्स्ट देखते हैं हम एक्सियोम ऑफ ऑगमेंटेशन, ठीक है ना। अब इसको समझ लेते हैं ये होता क्या है। हमें दे रखा है कि अगर x टेंड्स टू y, यानी कि y जो है अपने रिकॉग्निशन के लिए x पे डिपेंड करता है, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये सब जो हम पढ़ रहे हैं x टेंड्स टू y जो है फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है, जब कोई एक एट्रीब्यूट या कॉलम अपने रिकॉग्निशन के लिए, पहचान के लिए किसी और पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दे रखा है कि x टेंड्स टू y, यानी y जो है x पे डिपेंड करता है अपने रिकॉग्निशन के लिए। लेकिन साथ के साथ इस फंक्शनल डिपेंडेंसी के साथ हमें एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट भी दे रखा है, जिसे हमने नाम दे रखा है z। इसके अंदर मल्टीपल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, और अगर हम उस सेट ऑफ एट्रीब्यूट को इस फंक्शनल डिपेंडेंसी पे अप्लाई करें तो क्या होगा, सारे एट्रीब्यूट्स हम x के साथ भी रख सकते हो, सारे एट्रीब्यूट y के साथ भी रख सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पे हमने सेट ऑफ एट्रीब्यूट को z से डिफाइन कर रखा है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ एक्स जेड टेंड्स टू वाई जेड एग्जिस्ट, यानी कि अगर x टेंड्स टू y हमें दिया हुआ है, इट्स ट्रू, ठीक है, कि y x पे डिपेंड कर रहा है अपने रिकॉग्निशन के लिए, और साथ के साथ उसी रिलेशन में हमें एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दे रखा है जिसका नाम मैंने z कर रखा है, तो यहाँ पे एक्स जेड टेंड्स टू वाई जेड एग्जिस्ट करेगा। यानी कि एट्रीब्यूट्स जो है वो x के साथ कंबाइन करने अगर हम कर देते हैं तो ऑटोमेटिक वो y के साथ भी कंबाइंड हो जाएंगे, और अगर हम उन्हें y के साथ कंबाइन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उन्हें x के साथ भी कंबाइंड करना होगा। तो ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है। आई नो आप सोचेंगे सर इसमें रूल्स जो है, मतलब इसमें मैकेनिज्म क्या है या इसका कंसेप्ट क्या है। एक्चुअली ये रूल्स है, ये हमें फॉलो करने होते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक 2 + 2 4 होता है। क्यों होता है ये समझना अभी हमारा काम नहीं है, हमारा काम है 2 + 2 का यूज़ करके 4 फाइंड आउट करना, ठीक है। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं किसी फील्ड में, तब रूल्स के पीछे के साइंस को आप समझने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज सिलेबस ऑलरेडी काफ़ी टफ होते हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट अगर हम पढ़ते हैं तो ज़्यादा सही रहता है। तो ये रूल है कि x टेंड्स टू y दे रखा है, z एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट दे रखा है, ये दोनों ही कंडीशन, यानी ये फंक्शनल डिपेंडेंसी और z जो है दोनों एक ही रिलेशन के अंदर, एक ही टेबल के अंदर दिए हुए हैं, तो x टेंड्स टू y z एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब तीसरा है आपका एक्सियोम ऑफ ट्रांजिटिविटी, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, ये हम मैथ्स में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे आया, इफ x टेंड्स टू y एंड y टेंड्स टू z, यानी कि y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन एक और एक जो है क्या बोलते हैं हम, एक और हमारा जो है एट्रीब्यूट है z जो कि y पे डिपेंड कर रहा है, तो x टेंड्स टू z ऑल्सो ट्रू। यानी कि वही जो हम सब जानते हैं, अगर a जो है b के बराबर है और b जो है c के बराबर है, तो a जो है बाय डिफॉल्ट वो c के बराबर है। तो वही चीज़ यहाँ दी गई है। तो ये 3 रूल्स हैं, एक्सियोम ऑफ रिफ्लेक्सिविटी, एक्सियोम ऑफ ऑगमेंटेशन एंड एक्सियोम ऑफ ट्रांजिटिविटी। इन तीनों को आप याद रखिएगा, इनकी मदद से आप फंक्शनल डिपेंडेंसीज फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये है डिराइव्ड और सेकेंडरी रूल्स, ठीक है। उन जो पीछे तीनों रूल्स दे रखे थे, इनकी मदद से कुछ और रूल्स भी डिराइव किए गए हैं, इसलिए इन्हें सेकेंडरी रूल्स या डिराइव्ड रूल्स भी बोला जाता है। सबसे पहला है यूनियन, ठीक है। अगर x टेंड्स टू y है एंड x टेंड्स टू z है, देन x टेंड्स टू y z, यानी y जो है वो भी x पे डिपेंड है और z भी x पे डिपेंड है, ठीक है। इट मीन्स के y z दोनों ही x पे डिपेंड है, तो y और z को हम जो है यूनियन कर सकते हैं, तो ये कंडीशन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगला आता है हमारा कंपोजिशन, इफ x टेंड्स टू y एंड a टेंड्स टू b गिवन, देन x a टेंड्स टू y b इज ट्रू। अब यहाँ पे एक्चुअली देखिए रखा नथिंग एल्स, यहाँ पे 2 अलग अलग फंक्शनल डिपेंडेंसी बता रखी है, y x पे डिपेंड कर रहा है और b जो है a पे डिपेंड कर रहा है, और अगर दोनों एक ही रिलेशन में हो, बाय डिफॉल्ट एक ही रिलेशन या एक ही टेबल पे ही होंगे, तो हम इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं, x a टेंड्स टू y b। अब आप बोलेंगे सर कि हमने a को x के साथ क्यों लिया, y के साथ क्यों नहीं लिया, उसी तरह से b को हमने y के साथ क्यों लिया, x के साथ क्यों नहीं लिया। तो सिंपल सा है, यहाँ पे हम LHS और RHS का रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। ये दोनों ही फंक्शनल डिपेंडेंसी 2 इक्वेशन की तरह है, तो 2 इक्वेशन को जब आपस में मर्ज करते हैं तो LHS के साथ LHS को जोड़ा जाता है और RHS के साथ में RHS को जोड़ा जाता है। LHS और RHS जिसे नहीं पता बता दूं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। जैसे यहाँ पे जो है x टेंड्स टू y दे रखा है, तो x LHS में है और y RHS में है,
तो कंपोजिशन रूल यही कहता है कि अगर किसी एक ही रिलेशन या टेबल में दो फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है तो हम उनका कंपोजिशन कर सकते हैं, जो कि इस तरह से होगा x टेंड्स टू y भी, और ये ट्रू होगा। अब बात करते हैं हम डीकम्पोजिशन की। अब आप सोचेंगे कंपोजिशन सीख लिया तो उसका रिवर्स होता होगा डीकम्पोजिशन। जी नहीं, एक्चुअली डीकम्पोजिशन यूनियन का रिवर्स होता है। ठीक है, यूनियन का रिवर्स कैसे, कि जैसे हमने यूनियन में पढ़ा था कि y अगर x पे डिपेंड कर रहा है, z भी x पे डिपेंड कर रहा है, तो x टेंड्स टू y z हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका डीकम्पोजिशन हम कर सकते हैं। अगर y z जो है वो x पे डिपेंड कर रहे हैं तो हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, x टेंड्स टू y x टेंड्स टू z, यानी कि यहाँ पे RHS में दो एट्रीब्यूट एक साथ लिखे थे, हम उन्हें सिंगल सिंगल करके लिख सकते हैं। तो ये कहलाता है डीकम्पोजिशन, और ये भी ट्रू होगा। अब बात करते हैं हम सूडो ट्रांजिटिविटी की। ये सूडो ट्रांजिटिविटी होती क्या है एक्चुअली, ठीक है, ये p साइलेंट है, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज सूडो। ओके, x टेंड्स टू y एंड y टेंड्स टू b, ये ध्यान रखिएगा, दो अलग अलग फंक्शनल डिपेंडेंसी में दे रखी है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कहीं पे भी एक से ज़्यादा फंक्शनल डिपेंडेंसी आ रही हो, ये रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, मतलब वो सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी एक ही टेबल से बिलोंग कर रही है। यानी अभी तक हमने टोटल मिला के 3 मेन रूल और 4 सेकेंडरी रूल्स पढ़े हैं। इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये सब तभी होंगे जब ये सब किसी एक ही टेबल पर अप्लाई हो। यूनिक आप दो अलग अलग टेबल को कंपेयर करते हुए रूल्स एक साथ अप्लाई करें, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है, आपको एक ही टेबल पर वर्क करना होता है। तो सूडो ट्रांजिटिविटी क्या कहता है, x टेंड्स टू y, यानी y अपने इक्वेशन के लिए x पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब y कहीं और भी जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है, y टेंड्स टू b, y और a के कॉम्बिनेशन से जो वैल्यू बन रही है उससे b रिकॉग्नाइज हो रहा है। तो चूंकि y इज इक्वल टू x हो गया एक तरह से, क्योंकि y x से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, y x पे डिपेंड है, तो हम यहाँ पे इस जगह पे जहाँ y लिखा है वहाँ पे x लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। सूडो ट्रांजिटिविटी का मतलब ये हो गया कि x टेंड्स टू y है और ये y किसी और इक्वेशन में भी अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो हम y की जगह x की वैल्यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि y खुद x पे डिपेंड करता है। तो ये था सूडो ट्रांजिटिविटी। तो टोटल मिलाकर के ये 7 रूल्स थे। ठीक है, और वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, दीज आर रूल्स, इन्हें याद कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप फंक्शनल डिपेंडेंसी फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, अब एक सवाल जो उठता है कि हमने नॉर्मलाइजेशन के वीडियो आज से 5 या 6 वीडियोस पहले ही कंप्लीट कर लिए थे, तो ये सारे वीडियोस हम क्यों बना रहे हैं। ठीक है, देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि हमने नॉर्मलाइजेशन के जो एग्जांपल लिए वो सिंपल टेबल्स थी, एक तरह से हमने रियल कॉम्प्लेक्स टेबल्स इस्तेमाल नहीं करी, क्योंकि अगर ओरिजिनल डेटाबेस टेबल्स की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, तो टेबल को नॉर्मलाइज करने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, देन उसके बाद में फंक्शनल डिपेंडेंसीज कौन कौन सी है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज का जो है हमें सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज का हमें क्लोजर निकालना पड़ता है। तो क्लोजर निकालने के लिए हम जो है ये आर्मस्ट्रॉन्ग्स एक्सियोम्स के रूल्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं। देन फंक्शनल डिपेंडेंसीज एंड क्लोजर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी निकलने के बाद में हमें पता लग जाता है टेबल बनने के बाद में कौन कौन से एट्रीब्यूट एक दूसरे पर डिपेंड कर सकते हैं, इनमें से कौन से जो रिक्वायर्ड है, कौन से नॉन रिक्वायर्ड है, एक्स्ट्रा है, उन्हें पहले ही हम टेबल बनाने से पहले ही हम हटा सकते हैं। तो इस तरह से एक्चुअली होगा क्या कि ओरिजिनल बनी बनाई टेबल को लेकर के डीकम्पोज करके स्मॉलर टेबल्स बनाने के बजाय हम टेबल्स के क्रिएशन के टाइम पे ही टेबल को छोटे पार्ट्स में या सिमिलर पार्ट्स में नॉर्मलाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो स्मॉलर पार्ट्स में नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए ये सारे कंसेप्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं। अगर आप में से कोई भी डेटाबेस इंजीनियर बनने की तरफ बढ़ता है तो उसको ये सारे कंसेप्ट्स पता होने चाहिए। प्लस गेट के एग्जाम में और अदर एंट्रेंस जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें पूछी ही जाती है, इसलिए हमने ये वीडियोज़ बनाए। वन मोर थिंग कि ये वीडियोस हमने रिवर्स ऑर्डर में बनाए। पहले हमने आपको नॉर्मलाइजेशन बताया, ठीक है, एंड देन उसके बाद में हमने आपको बेसिक टर्म्स बताई, क्योंकि हम पहले बेसिक टर्म्स बताते हैं, क्योंकि अगर हम पहले बेसिक टर्म्स बताते हैं एंड देन उसके बाद में जो है आपको नॉर्मलाइजेशन और फंक्शनल डिपेंडेंसीज बताते तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता। इसलिए पहले हमने आपको नॉर्मलाइजेशन जो है सिंपल तरीके से समझाया एंड देन उसके बाद में उसके कंसेप्ट आपको बताए हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर आप प्राइम एट्रीब्यूट एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट एंड आर्मस्ट्रॉन्ग्स एक्सियोम्स जो है आसानी से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई सजेशन, कोई फीडबैक या कोई भी चीज़ आप डिटेल में जानना चाह रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इसी तरह के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं। इस वीडियो के नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हमने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं उनके लिंक और उनके नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।